नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधानों में क्यों गिना जाता है? इसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं? तो आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए क्लास को अंत तक देखेंगे आप और ध्यान से सारी विशेषताओं को समझेंगे, ठीक है। तो आज डे 2 है हमारा संविधान सीरीज का डे 2। तो आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं जितनी भी हैं आपको आज क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मित्र, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान कैसा होता है? एक संविधान हमारा लिखित होता है और एक कैसा होता है? अलिखित। अलिखित संविधान भी होता है और लिखित संविधान भी होता है। तो लिखित संविधान में क्या होता है? अंश क्या हो गया है? ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और अलिखित संविधान में क्या होता है? अंश क्या होता है? कम होता है। यानी जो लिखा गया उसका क्या होता है? ज़्यादा होता है और अलिखित अंश क्या होता है? कम होता है। मित्र, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लिखित संविधान क्या होता है? निर्मित किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। और अलिखित संविधान क्या होता है? विकसित होता है। अलिखित संविधान क्या होता है? विकसित होता है। और लिखित संविधान कैसा होता है? निर्मित होता है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संविधान कितने प्रकार का होता है। लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है। लिखित में अंश ज़्यादा होते हैं, अलिखित में क्या होते? कम होते, क्योंकि लिखित क्या होता है? निर्मित होता है और अलिखित संविधान कैसा होता है? विकसित होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है। जो संविधान हमारा लिखा जाता है उसकी एक तारीख होती है, लेकिन अलिखित संविधान की कोई तारीख नहीं होती। जैसे अलिखित संविधान की कोई तारीख नहीं है। अलिखित संविधान कैसा होता है? ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई तारीख नहीं होती है। और हम आपको अलिखित के बारे में बताएंगे अच्छे से। लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है और अलिखित की नहीं होती है। एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक ये क्या है? ये भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। एकात्मक न्यायपालिका, लिखित में क्या होता है? न्यायपालिका शक्तिशाली होती है। लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, तो उसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होगी, लेकिन अलिखित में क्या होगा? विधायिका शक्तिशाली होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया मित्र आपको अच्छे से? ठीक। संविधान क्या है? हमने आपको बताया था कि नियम और कानून किसके तहत बनाए गए? संविधान के तहत। उसको लाने का, उसको मतलब व्यवहार में लाने का काम किसका होता है? राज्य व्यवस्था का। किसका होता है? राज्य व्यवस्था को। तो राज्य व्यवस्था क्या करता है? नियम कानून को लागू कराता है। अब इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति कैसी है? एकात्मक। अब हम एकात्मक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया था ना, एकात्मक, असंघात्मक, अर्धसंघात्मक, ये सब कुछ समझाया था ना आपको अच्छे से। अब देखिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए एकात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक सरकार किसे कहते हैं? एकात्मक सरकार उसे कहते हैं जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो। क्या हो? शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी केंद्र है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पर? केंद्र है। ऐसा किस देश में है? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है। तो यहाँ पर क्या है? एकात्मक सरकार है, जहाँ पर सिर्फ केंद्र का बोलबाला रहता है, केंद्र ही सब कुछ होती, केंद्र ही नियम कानून बनाती, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई वहाँ विवाद होता है, ना कोई मतलब अपनी बात भी नहीं कह पाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ केंद्र ही सर्वे सर्वा होती है। सिर्फ एक सरकार होती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती, सिर्फ एक सरकार जो शक्तियों का प्रयोग करती है। सिर्फ कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट।
ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही शक्तियों का प्रयोग करती है, बाकी वहाँ पर राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और ये किन देशों में? हमारे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में। तो एकात्मक का अर्थ समझ में आया कि वहाँ पर क्या है कि एक सरकार होती है और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखो ऐसे देशों में क्या होता है कि जिन देशों की एरिया कम होता है, यानी कि क्षेत्रफल कम होता है, जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? एकात्मक सरकार होती है और केंद्र और राज्य के विवाद नहीं होता है, विवाद भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जब राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर एकात्मक सरकार है, वहाँ सारे निर्णय केंद्र ही ले रही है। ठीक है, कम खर्चीली होती, खर्च नहीं होगा क्योंकि राज्य को उतना देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा क्योंकि राज्य डिमांड नहीं कर सकता, राज्य अपनी बात नहीं कह सकता क्योंकि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एकात्मक सरकार में सिर्फ सेंट्रल का बोलबाला होता है। और ऐसा कुछ देश हैं हमारे जिन्होंने एकात्मक सरकार को अपनाया हुआ, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। तो आई थिंक इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे संघात्मक सरकार क्या होती है। संघात्मक सरकार है, क्या भारत में संघात्मक सरकार है? आप बताइए। चलिए हम आपको एक अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि बंटवारा हो, आपस में विवाद हो, आपस में अपनी बात कही जाए, विकेंद्रीकरण हो यानी कि विकेंद्रीकरण हो, वो संघात्मक सरकार कहलाती है। जैसे कि केंद्र भी हो और राज्य भी हो, अपनी बात यदि कहते हैं, केंद्र भी कहता है, राज्य भी कहता है, दोनों में विवाद भी होते, तो वहाँ पर कैसे संघात्मक सरकार यानी दोनों अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एकात्मक में सिर्फ सेंट्रल का बंटवारा, सेंट्रल का होता है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कुछ शक्तियाँ क्या हैं जो राज्य के पास भी हैं, कुछ शक्ति हमारे केंद्र सरकार के पास भी हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो में नियम सिर्फ कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमारी। तो आप बताइए, राज्य सूची में कृषि पर जब कानून बनाते हो तो राज्य अपना कानून बनाती है, उसमें केंद्र सरकार का दखल अंदाज नहीं होता है। केंद्र सरकार के कुछ कानून होते हैं। जब संघ सूची की बात आती है तो दोनों अपने केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना लेते हैं। तो ये कैसी? संघात्मक। हम किसकी बात कर रहे हैं? संघात्मक सरकार की। अब ये किन किन देशों में होता है कि जिन देशों का बड़ा क्षेत्र होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती, तो आपको तो पता ही है कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है? विवाद होता है। तो ये जब विवाद होता है तो यहाँ न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो जाती है, सारे निर्णय न्यायपालिका लेती। निर्णयों में क्या होती है? देरी हो जाती है और अधिक खर्चीली भी होती, क्योंकि केंद्र के भी चुनाव होंगे, राज्य के भी चुनाव होंगे। और ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है तो यहाँ पर सिर्फ केंद्र का चुनाव होगा, कम खर्चीली होगी और राज्य का कोई विवाद नहीं होगी, क्योंकि राज्य अपनी बात नहीं कह सकता वहाँ पर। ठीक है, और भारत का संविधान कैसा? अर्धसंघात्मक है, ना एकात्मक है ना संघात्मक है, यानी दोनों का मिश्रण है, यानी कि अर्धसंघात्मक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं तो इतना समझ में आया आपको कि कैसा है भारत का संविधान, कैसा है? अर्धसंघात्मक। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? केसी वियर ने दिया था। किसने दिया था? केसी वियर ने दिया था। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल के दौरान सरकार कैसी हो जाती? एकात्मक हो जाती, यानी सारे पावर किसके पास आ जाती? सेंट्रल के पास आ जाती। सारे नियम कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल बना सकती है। ठीक है, लेकिन वैसे अर्धसंघात्मक है, राज्य भी अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, अब देखिए परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है और संघ क्या है, ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो परिसंघ क्या है? अमेरिका में परिसंघ है। कैसे? वहाँ पर 13 कॉलोनी हुआ करती थी पहले, 13 कॉलोनी हुआ करती, तो सबसे कमज़ोर इकाई परिसंघ ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर स्वेच्छा से आप अलग हो सकते हो। राज्य जब चाहेगा तब स्वेच्छा से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसलिए क्या है कि अमेरिका जो है परिसंघ है। अमेरिका कैसा है? परिसंघ है। वहाँ पर राज्य कभी भी अलग हो जा सकता है,
लेकिन संघ सरकार है, रूसी क्रांति 1970 में जब हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, तो संघ से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना पड़ेगा, यानी ट्रीटी को तोड़ना पड़ेगा, तब आप अलग हो सकते हो, ऐसे आप अलग नहीं हो सकते हो। तो परिसंघ क्या है कि परिसंघ में आप आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखिए संघ क्या है। क्वेश्चन है हमारा संघ। देखिए हमने एकात्मक भी पढ़ाया, संघात्मक भी पढ़ाया, और भारत में क्या है, कैसा स्वरूप है, हमने ये भी समझाया। तो संघ क्या है, तो 1935 में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। कब अपनाया गया था, 1935 में अपनाया गया था। संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। जब हम 1935 पढ़ेंगे तब आपको हम संघीय व्यवस्था के बारे में सारे फैक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी आपको बस कॉन्सेप्ट, उसकी विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। कैसा है, एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है, परिसंघ है, संघ है, तो ये आपको हमने अच्छे से समझाया। लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, ये भी आपको अच्छे से समझा दिया है। तो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया गया, 1935 में अपनाया गया। लेकिन किस मॉडल से अपनाया गया, जब भी कहीं संघीय व्यवस्था लिखा होगा तो ये कनाडा मॉडल से अपनाया गया है। किस मॉडल से, कनाडा मॉडल से। तो मित्र इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। संघ में क्या है कि राज्य अपनी पारस्परिक, यानी राज्य जब चाहेंगे तब वो अलग नहीं हो सकते कि मुझे आज अलग होना है, आप अलग कर दीजिए, नहीं अलग हो सकते। जैसे भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। क्या कोई राज्य अलग हो सकता है, नहीं अलग हो सकता है। भारत में सारे राज्य एकजुट होकर रहते हैं, कोई राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। ये संघ है। इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं होता। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वहाँ राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है, ठीक है। और संविधान क्या है, देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान क्या बताता है, देश की सरकार का स्वरूप कैसा होगा ये बताता है। मित्र इतना समझ में आया आपको। देखिए, संसाधमक सरकार होती है, दो प्रकार की सरकार होती है, एक अध्यात्मक सरकार होती है। तो संसाधमक सरकार क्या होती है कि राज्य का प्रमुख अलग शासन करता है और शासन का प्रमुख अलग करता है, यानी राज्य का जो शासन होगा वो अलग होगा और शासन का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, वैसे राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर संसाधमक सरकार में दो होते हैं, राज्य भी कानून बनाता और केंद्र भी कानून बनाता है। लेकिन आध्यात्मिक सरकार में क्या होती है, राज्य और शासन का प्रमुख क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति होता है, यानी कि सेंट्रल का बोलबाला होता है। सेंट्रल ही सारे नियम कानून बनाती है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भारत में क्या है, संसाधमक सरकार है, अर्ध संघात्मक है, राज्य को भी नियम बनाने का अधिकार है, राज्य भी अपने कानून बना सकती है। सेंट्रल का इतना बोलबाला नहीं रहता, लेकिन जब आपातकाल होता है तो फिर केंद्र सरकार क्या करती है, सारी पावर केंद्र सरकार के पास ही चली जाती है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने आपको जितना समझाया है उसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन फिर से रिवाइज कराएंगे। संविधान का वर्गीकरण करेंगे तो उद्गम के आधार पर जब करेंगे, किसके आधार पर, उद्गम के आधार पर, निर्मित या विकसित है, तो कैसा है, विकसित है। यानी कि हमारा संविधान कैसा है, विकसित संविधान है हमारा। अच्छा, संशोधन के आधार पे जब हम बात करेंगे तो कठोर या लचीला, ठीक है। और लचीला कहाँ का है, श्रीलंका का, और कठोर कहाँ का है, अमेरिका का है। कठोर कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। वहाँ पर निर्णय कठोर होते हैं, तो अमेरिका में क्या है, कठोर है। लेकिन हमारे भारत में कठोर भी है और लचीला भी है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, जो बन जाते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जो संसद में ही विवाद हो जाता है, आपस में ही झगड़े होने लगते हैं, तो कठोर होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि तुरंत पास हो जाते, तो लचीले। तो हमारे भारत में संविधान में कठोर या लचीले का मिश्रण दिया गया। जैसे कि अर्ध संघात्मक, ना तो एकात्मक की तरफ झुकाव है, ना उसका संघात्मक की तरफ झुकाव है, अर्ध संघात्मक की तरफ झुकाव है हमारे संविधान का। अब देखिए, लिखित संविधान सबसे बड़ा तो भारत का है,
लेकिन सबसे छोटा जब हम बात करेंगे तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। कहाँ का है? मोनाको का। इसमें 3814 शब्दों के आधार पर किया गया था। ठीक है, ये शब्दों के आधार पर सबसे छोटा है। तो मित्र इतना आपको समझ में आया। अब देखिए भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल में आपको व्याख्या के साथ समझाएंगे आपको। और इसको लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? इंग्लिश भाषा में लिखा था। इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। और हिंदी में इसका किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैष्णव जी ने लिखा था। तो वसंत कृष्ण वैष्णव जी ने इसको हिंदी में लिखा था। तो देखिए हमने आज आपको संविधान की सारी विशेषताएं बता दी कि संविधान का वर्गीकरण उद्गम के आधार पर कैसा होगा? विकसित है। संशोधन के आधार पर कठोर या लचीला, दोनों का मिश्रण है। ठीक है। और संघ के आधार पर ना संघात्मक है ना एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है। तो हमने आपको इतने अच्छे समझा दिया। ये संविधान की जो विशेषताएं हैं आपको हमने अच्छे से समझा दिया। आप पूरी क्लास को अंत तक देखेंगे तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। कल आपकी क्लास 1 बजे आ जाएगी, तो आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए। इससे बाहर आपको संविधान की विशेषताओं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आई थिंक आपको एकात्मक, अर्धसंघात्मक, संघात्मक के बारे में समझ में आया होगा कि एकात्मक कहाँ पर है हमारा? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में। एकात्मक क्यों है ये भी हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें और स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल परिवार का हिस्सा बने और निरंतर पॉलिटी को पढ़ते जाएं हमारे साथ, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।